अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। एक सवाल कहा था ये स्टेप एक्विजिशन का इनकम स्टेटमेंट वाला। इसमें मैंने एक ही पॉइंट रखा था खास कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जब आप एसोसिएट्स की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो वो वाली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एक्स्ट्रा डेप्शन लेनी है जो एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट वाले दिन के कॉलम में दी हुई है। और जब सब्सिडरी की बात कर रहे होंगे तो वो वाली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट यूज करनी है जो कंट्रोल वाले दिन की कॉलम में दी हुई है। जब एसोसिएट का प्रॉफिट का हिस्सा निकाल रहे हैं तो भी एक्स्ट्रा डेप्शन लेनी है, और जब सब्सिडरी के प्रॉफिट का हिस्सा ले रहे हैं तब भी एक्स्ट्रा डेप्शन लेनी है। लेकिन वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन डिफरेंट अमाउंट्स में है, क्योंकि जिस दिन एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट की थी वो कौन सा दिन था? 1 जुलाई 18। तो एसोसिएट की कैलकुलेशन में 4800 फेयर वैल्यू के ऊपर एक्स्ट्रा डेप्शन ले रहे होंगे, और जब सब्सिडरी बन गई 1 अक्टूबर 19 तो फिर इस पे आप 4400 के हिसाब से एक्स्ट्रा डेप्शन ले रहे होंगे। ये मैंने एक पॉइंट रखा था। आपने मजीद कुछ और पूछना है तो बताइए। अब आप बोलें क्या कह रहे हैं जी। पार्ट बी में क्यों नहीं है? नहीं, ये 2019 का पैट है ना, 20 का तो नहीं है। हाँ। है तो सही वर्किंग टू बी में भी, सी में वो ऐसी था तो उसमें ऐसी चीज ही नहीं थी। आप मुझसे पैट पूछ रहे हैं कि उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया 12,000, तो वो तो पार्ट ए में भी नहीं किया। पार्ट ए में कब किया? ये वर्किंग टू में जो 12,000 है तो ये वाला तो नहीं है। वो तो जो सब्सिडरी बनाते हुए इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू है। जितने शेयर्स लिए थे एसोसिएट के, चलो पार्ट ए, जो 10% शेयर्स लिए थे, कितने थे वो? तो उसको 1 अक्टूबर 2019 की मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो ये वो वाला 12,000, ये पैट वाला 12,000 नहीं है। हाँ, 12,000 का इस्तेमाल किया हुआ है जो पार्ट बी में जब एसोसिएट से सब्सिडरी बन रही थी तो एसोसिएट जो पिछले साल हमारी एसोसिएट रही थी उसमें 2019 का जो पैट था वो हमारे लिए एसोसिएट के हिस्से के तौर पे, तो वो इस्तेमाल हुआ हुआ वर्किंग टू के अंदर। उसमें से वो यूआरपी या फेयर वैल्यू माइनस, मेरा ख्याल है वो माइनस की हुई है, एक्स्ट्रा डेप्शन। हाँ, अगर किसी ने किया है सवाल जी। पार्ट बी में 1200, 300, हाँ। एसोसिएट की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन किस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे कैलकुलेट होगी? 4400 पे कि 4800 पे? 4800 पे। और 4 पे डिवाइड करें तो एक साल की 1200 हो गई। चूंकि इस साल में ये 3 महीने एसोसिएट रही है बस, तो 3 महीने की 300 हो गई। 1600 बनती है उसके हिसाब से, वो जो 4400 है। सब्सिडरी की जब कैलकुलेशंस करनी है तो 4400 के हिसाब से करनी है, क्योंकि जिस दिन वो सब्सिडरी बन रही है गुडविल उस दिन निकलती है। उस दिन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 4400 थी, और एसोसिएट जिस दिन हमारी एसोसिएट बनी थी उस दिन गुडविल की वर्किंग होती है और उस दिन की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा डेप्शन निकलती है। तो दोनों सब्सिडरी और एसोसिएट की कैलकुलेशन में ये 48 और 4400 का फर्क रखना है।
हाँ जी, सवाल किया है और कुछ पूछना है तो पूछें। ए में 10% डाली, अच्छा पार्ट ए में, अच्छा नहीं नहीं, वो तो हमारी सादी IFRS 9 की इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें थोड़ी हमारा प्रॉफिट में हिस्सा है कोई, वो तो बस सादी सी इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट के हिस्से तो आते हैं एसोसिएट के, जॉइंट ऑपरेशंस के, जॉइंट वेंचर के, सब्सिडरी के, सिंपल इन्वेस्टमेंट को तो नहीं प्रॉफिट के हिस्से आते। मुझे ये जो पॉइंट लगता था वो मैंने बताया है, 4400 और 4800 वाला, और आपने जो पूछना है वो पूछेंगे तो पता लगेगा। चलो ठीक है, ग्रुप में जिसने पूछना पूछ लेना। अच्छा एक ना ये करेक्शन कर लें, वो एक ग्रुप में एक बच्चे ने पूछा तो मुझे नजर आया कि वो एक लिंक मैंने सवाल में चेंज की थी तो एक लाइन चेंज करना भूल गया था। मास्टर क्वेश्चन पहला वाला, आप आए प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पेज 73 पे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेज 73, इसके टॉप पे सोसी बनी हुई है, पहुंचे? ये इसका मतलब किसी ने सवाल किया ही नहीं था आप में से, है? किया होता तो ये बड़ा ऑब्वियस मसला था, पूछना चाहिए था। ये मैंने ना सवाल, जब सवाल खुद बनाता हूं तो बनाया सवाल नहीं पसंद नहीं आया, थोड़ी चेंजेस और की, फिर नहीं, इसको ऐसे सवाल बनाने में ऐसी होती है मेहनत, तो एक एडजस्टमेंट मैंने बाद में डाली होगी, लेकिन उसकी वजह से मैं अपने सोल्यूशन में अमेंडमेंट करना भूल गया। ये जो रिटेन अर्निंग के कॉलम में डिविडेंड आता है, ये किसका डिविडेंड होता है? जो पी ने अपने ओनर्स को दिया होता है, तो पी का कैपिटल 81,200 है, जबकि डिविडेंड मैंने 70,000 पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो वो हुआ ये होगा कि मैंने जब ये सवाल बना रहा हूँ तो मैंने ये शेयर इशू वाला पॉइंट बाद में डाला होगा और डिविडेंड अमेंड करना भूल गया हूँ। तो ये आप चेंज करेंगे तो रिटेन अर्निंग्स की फिगर में 70,000 के 5% की जगह 81,200 का 5% आएगा। एक सवाल पढ़ लें, पास्ट पेपर्स का स्टेप एक्विजिशन का करता हूं सवाल, पास्ट पेपर्स वाले में आए और क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लें। पास्ट पेपर्स वाले में क्वेश्चन 24, एंट लिमिटेड, बी लिमिटेड, फ्लाई लिमिटेड, जून 18। ये क्वेश्चन 24 की हेडिंग पिछले पेज पे नुक्कड़ में आ रही है कहीं, और क्वेश्चन अगले पेज पे, पेज नंबर 26 पास्ट पेपर्स में के बिल्कुल एंड पे वो क्वेश्चन 24 लिखा हुआ जो असल में अगले पेज पे लिखा होना चाहिए था। पास्ट पेपर्स वाले सेक्शन में पेज 26 के एंड पे क्वेश्चन 24 की हेडिंग पीछे आ गई है, सवाल अगले पेज पे, तो क्वेश्चन पेज 27 पे है पास्ट पेपर्स में। ये पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। अच्छा ये ना एक एडजस्टमेंट और कर लें, ये जो मैं भी करा रहा था पेज 73 पे, पेज 73 प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पेज 73, इसमें मैंने भी आपको इस सोसी में रिटेन अर्निंग्स वाले कॉलम में डिविडेंड 3500 ठीक करवाया, यानी 5% लगेगा 81,200 पे, तो ये क्या बन जाएगा 40। तो एक तो 4060 रिटेन अर्निंग वाले कॉलम में ठीक होगा, टोटल वाले कॉलम में ठीक होगा, और आखिरी टोटल वाले कॉलम में ठीक होगा। अब चूंकि मैंने सवाल के अंदर एक्सेल में 3500 यूज कर लिया था, इसलिए इसी पेज पे नीचे वर्किंग 2 देखें, पल्प वाले कॉलम में पहली फिगर क्या लिखी हुई है 50500। ये मैंने कैलकुलेट की है इस साल की क्लोजिंग रिटेन अर्निंग से वर्क बैक करके,
वर्क बैक किया तो पैट लेस कर दिया, डिविडेंड ऐड कर दिया, तो मैंने वो डिविडेंड फिर गलत वाला 3500 ऐड कर दिया था। वो सही वाला ऐड करेंगे तो ये जो 50,500 लिखा हुआ है इसकी जगह 51,060 हो जाएगा। इसी पेज पे वर्किंग टू पल्प वाला कॉलम पहली फिगर 50500, मैंने चूंकि वर्क बैक किया हुआ है तो मैंने तो 3500 से वर्क बैक कर लिया था, तो वो जब 4060 से वर्क बैक होगा तो 50,500 की जगह 51,060 हो जाएगा। और इसी कॉलम का आखिरी फिगर 68185 वो भी चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा 68745। और ये फिगर ऊपर सोसी में रिटेन अर्निंग का ओपनिंग है, इसी पेज में ऊपर सोसी में रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस, वो ये सही वाला लिख देंगे आप 68745, तो क्लोजिंग यही आ जाएगा जो आ रहा है। क्योंकि मैंने ये सवाल ना बैलेंस शीट से टैली किया हुआ था तो मैंने फिर इसको ओके किया था, तो वो इस वजह से वहां पे गलती नहीं पकड़ी गई कि मैंने ओपनिंग रिटेन अर्निंग भी 3500 को यूज करके निकालनी थी। मैं इस पेज की करेक्शंस रिपीट कर रहा हूं। सबसे ऊपर मैंने तरतीब से चलता हूं, सबसे ऊपर पेज के रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम का ओपनिंग बैलेंस 68185 काट के 68745 लिख लें, उसी की वजह से टोटल में भी चेंज आएगी और आखिरी टोटल में भी चेंज आएगी, वो अकॉर्डिंगली कर लें चेंज। फिर रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में डिविडेंड 3500 गलती से लिखा गया, नीचे जो स्टैरिक लगा के कैलकुलेट किया हुआ है 70,000 का 5%, असल में वो 81200 का 5% है, तो वो बनता है 3500 की जगह 4060। उसकी वजह से टोटल कॉलम्स दोनों इफेक्ट होंगे, लेकिन रिटेन अर्निंग का एंड टोटल 7844 वो ठीक रहेगा। तब ये सवाल बैलेंस शीट से टैली कर रहा था। और वर्किंग टू के अंदर दो फिगर चेंज कराई हैं, एक पल्प कॉलम की पहली फिगर 50500 की जगह 51060 और एक इसी कॉलम की आखिरी फिगर 68185 की जगह 68745। चले स्टेप एक्विजिशन का पास पेपर का एक सवाल कर रहा हूं, एक होमवर्क दे दूंगा, और अभी लास्ट टाइम भी स्टेप एक्विजिशन और डिस्पोजल ये दोनों मिक्स थे, तो उसका मैं अपने फॉर्मेट पे सोल्यूशन दे दूंगा आपको। डिस्पोजल कल पूरा कर दूंगा इंशाल्लाह, कल परसों, और उसमें गलती भी बता दूंगा एक एक सोल्यूशन से मुझे इख्तलाफ क्या है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या है भाई, AL BL FL क्या क्या रिश्ते हैं क्या आप इसमें। AL की BL सब्सिडरी है, कितने परसेंट है? 65% था पहले और बाद में उसने इसको 10% बढ़ा लिया था, लेकिन गुडविल किस बेस पे निकलेगी? वो 65। तो ये वो S2S स्टेप एक्विजिशन है, वो जो आखिरी चीज पड़ी थी जिसमें एडजस्टमेंट इन इक्विटी होती है। अच्छा, ये कब का वाकया है? 65% कब का वाकया है? 1 जनवरी 15 और ये 1 जनवरी 17, 1 अप्रैल 17। ये काम ना आप रफ वर्किंग में कर सकते हैं, अपनी ये डेट्स वगैरह ठीक लिख लेंगे ना, तो इससे वो जो मैंने दो कॉलम सिखाए थे उनकी फिगर्स भी आसानी से मिलेंगी और गुडविल की वर्किंग किस दिन करनी है उसमें भी हेल्प मिलेगी। और फिर क्या हुआ, BL ने FL के 60% खरीदे, और ये कब का वाकया है? 30 जून 17, यानी इस साल के मिड में। तो एक तो हो गई इसमें सब्सिडी, और सब्सिडी के अंदर मजीद खरीदा तो ये वो एडजस्टमेंट इन इक्विटी वाला कॉलम, और ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप, सिंपल कॉम्प्लेक्स ग्रुप, सिंपल कॉम्प्लेक्स ग्रुप, कॉम्प्लेक्स ग्रुप जिसमें ये नहीं है, इसलिए मैं सिंपल कह रहा था, यानी सिर्फ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है, डायरेक्ट कोई नहीं है। तो ये है जी, इसमें 3 कंपनीज और ये इनके आपस में ताल्लुकात है। ये डेट्स, ये परसेंटेजेस, ये पढ़ने में कोई मुश्किल परेशानी है तो बताएं, फिर आगे बढ़ूं। ठीक है यहां तक? चले बैलेंस शीट का फॉर्मेट सारा बना लेते हैं, ब्रैकेट खोल के वर्किंग शुरू कर लेते हैं। ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर वैसे क्या है 2, क्वेश्चन 1 4 क्या है, क्वेश्चन 2 है जून 18 का, और रिक्वायरमेंट कंसोलिडेटेड SOFP बस। चले ये हो गया AL ग्रुप और कंसोलिडेटेड SOFP एज एट दिसंबर 31, 2017। 1 बजे शुरू कर रहे हैं यार, 1 बजे तो शुरू कर रहे हैं है? नहीं मगरिब तो खैर
नॉन करंट एसेट्स क्या क्या है? पीपीई है कितना? 3510। अच्छा अब देखें, ये भी सब्सिडरी है और ये भी सब्सिडरी है, यानी तीनों को मिलाना है। तो 3510 प्लस 2835 प्लस 2200 आगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितनी? 130 प्लस 45 बस। अच्छा और इन्वेस्टमेंट्स कोई और तो नहीं है? ठीक है, एक दो लाइनें छोड़ देते हैं, कोई नहीं आ सकता है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्या है? बस करंट एसेट्स, करंट एसेट्स 2120 1420 और 2800। इक्विटी कैपिटल प्रीमियम है? नहीं है। रिटेन अर्निंग्स और एनसीआई वो तो लायबिलिटी है ना, नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये हो गई नेट डिफाइंड लायबिलिटी। 519 कितनी? 25। अब तो इतना पुराना यार, अब तो भूल गए होंगे आप। ये तो IS-19 मैंने बोला है, तो आपको प्रोसेस करने में टाइम लगा होगा। ये क्या था? क्या आप करंट नॉन करंट नहीं सही कर पाए? इस सवाल में तो नहीं दिया हुआ। वैसे इस सवाल में अगर आप इसको करंट नॉन करंट में ना भी तोड़े तो इशू नहीं है, लेकिन अब मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के करीब हैं हम तो। 1775 1386 1500। गुडविल क्या क्या है? बीएल है, बीएल और एफएल। अगर रिजर्व्स तो है नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स, लेकिन नहीं, यहां कोने में हो जाएगा। चलो खैर है। कोई फोकस का तो नहीं मसला होगा भाई? अच्छा अब एफएल
BL न्यू और BL पुराना और AL। शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है ना, तो फिर कॉलम अलग अलग। चलें जी, ये हो गया मैदान तैयार, खेलते हैं अब। इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट BL में कितना इन्वेस्ट किया था? अच्छा, BL की गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं हम 1 जनवरी 15। ये 1 अप्रैल 17 जो है, ये बाद में उसने मजीद कोई इजाफा नहीं किया, कंट्रोल वही वाला 1 जनवरी 15 वाला है। तो गुडविल की कैलकुलेशन 1 जनवरी 15 के हिसाब से कितने पैसे लगाए थे? 3100। और यहां पर कुछ नहीं है, डायरेक्ट कुछ नहीं है, इनडायरेक्ट BL ने FL में कितने पैसे लगाए थे? 2400। अच्छा, अब इस पे एहतियात, परसेंटेज कितनी लगानी है, 65 या 75? क्यों? क्योंकि उस वक्त तक 75 हो गई हुई थी, तो इसलिए 75। तो 75 कितना? 1800। NCI फेयर वैल्यू पे है कि प्रोपोर्शनेट है? कहा हुआ है, तो इसको फिर बाद में करते हैं। लेस नेट एसेट्स उस वक्त, कैपिटल BL का 4000 और FL का 2500। रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स आपको उसी टेबल में दी हुई है, 520 और 1150। पॉइंट नंबर 1 डन। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में ये BL की बात हो रही है। उस वक्त फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बराबर थे एक्सेप्ट फॉर अ प्लांट, जिसकी फेयर वैल्यू 120 थी और कैरिंग अमाउंट 140 थी, लेकिन वैल्यू इन यूज 150 थी। तो फेयर वैल्यू थी 120, वैल्यू इन यूज थी 150, तो कौन सी यूज कर लें? है क्यों? वो इंपेयरमेंट टेस्टिंग का मसला है कि हायर ऑफ वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। गुडविल की कैलकुलेशन में तो हमने बस फेयर वैल्यू एक्सरसाइज करनी होती है, तो वैल्यू इन यूज का कोई काम नहीं है। तो 120 और कैरिंग अमाउंट 140 है और उसको डाउन, तो ये नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है प्लांट की। 20 यहां से माइनस, और अच्छा वो पहले मुझे ध्यान नहीं रहा बताना, पीपी में माइनस प्लस करने से पहले ये देख लिया करें कि एसेट आज मौजूद है। वो पहले कभी सवाल में आया नहीं था तो ध्यान नहीं रहा। ये ना हो कि एसेट आज हो ही ना, बेच चुके हो तो फिर भी पीपी में जाके नहीं, फिर एस की रिटेन अर्निंग में। तो हाँ ये मौजूद है, यहां से लेस। जी 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 हाँ जी हाँ जी। ये सवाल ये ऑनलाइन वालों के लिए, यहां पर 75% इसलिए यूज किया क्योंकि 1 जनवरी 15 को 65% इन्वेस्ट किया था, फिर 1 अप्रैल 17 को जाके 10 और इन्वेस्ट कर लिया, और BL ने FL में जो इन्वेस्ट किया है वो 30 जून 17 को किया है। तब तक हम 75 कर चुके हुए हैं, इसलिए यहां 75 यूज किया। अगर ये 30 जून 17 की बजाय 1 जनवरी 17 को BL ने FL में इन्वेस्ट किया होता तो तब तक हमने किया ही 65 हुआ था, तो फिर हम यहां 65 लिखते हैं। प्लांट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लेनी है कि वैल्यू इन यूज लेनी है, ये बात ओके। वैल्यू इन यूज तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग है, हमने तो यहां पर सिर्फ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी होती है। और अच्छा ये भी वैसे लिख ही लें ताकि एडजस्टमेंट्स कर लें अंदर। क्या वैल्यूज हैं जी? AL बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग्स कितनी? 2000। और इसके लिए आपको मैंने एक टाइमलाइन वाला तरीका बताया था। 1 जनवरी 15 है एक डेट 1 अप्रैल 17 है, और ईयर एंड 31 दिसंबर 17 है।
इस दिन बीएल की रिटेन अर्निंग क्या थी? 520। इस दिन कितनी हो गई थी? 815। बैलेंस शीट में कितनी हो गई हुई है? 13। तो क्या क्या करें? ओल्ड वाले में ये दो फिगर्स 815 और 520, और न्यू वाले में ये दो फिगर्स 1314 और 815। और एफएल की बैलेंस शीट में आ रहा है कितना? 1000, और एक्विजिशन पे था 1150 है। हाँ हाँ, वो मैं बस ऊपर वाली लाइनें लिखी हैं। पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर ली और रिमेनिंग लाइफ दी हुई है। तो 1 जनवरी 15 से शुरू करें, 15, 16, 17, 3 साल की डेप्रिसिएशन रिवर्स, क्योंकि नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। तो रिटेन अर्निंग्स में कर देते हैं ऐड 20 डिवाइडेड बाय 3/10। ये ठीक किया मैंने? नहीं, पक्की बात है? हाँ नहीं, नहीं सही किया। ये सही किया मैंने 3/10 के नहीं? 3/10 ठीक है या नहीं? एस के 2 कॉलम टूटे में भाई। जिस रेंज की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन उस कॉलम में, ये कितना है? 2.25 साल, ये 0.25 साल। तो आप करेंगे 20 इंटू 2.25/10 और 20 इंटू 0.25/10, क्योंकि जिस फेज की एडजस्टमेंट है उस कॉलम में। तो ये बन जाएगा 4.5 और इधर 1. स्टेप एक्विजिशन और डिस्पोजल में इस चीज का ख्याल रखना है कि आप जब एक कंपनी के 2 कॉलम बना रहे हैं, या एक सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें 3 कॉलम होंगे, हो सकते हैं ए थी, एस बनी, फिर बड़ी एस बन गई। नहीं, तो फिर आपने जिस कॉलम में एडजस्टमेंट लिखनी है तो उस रेंज वाली एडजस्टमेंट लिखनी है। 4.5, 1.5। पॉइंट नंबर 2 डन। नहीं, यहां ऐड और पीपीई में ऐड। तो पीपीई में ऐड कर लेंगे हम 6। पॉइंट नंबर 3। हाँ, ये स्टैंड याद है, बचपन में पढ़ा था है? क्या करते हैं इसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथराइजेशन डेट तक जो इवेंट होते हैं उनमें से देखते हैं एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग। ठीक है, अब ये जो पॉइंट इस सवाल में है ना, ये मैं उन केसेस में कवर नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसीलिए आपको मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी समझाने की भी कोशिश की है। मैंने आपको आईएस 37 की कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो जो डिस्क्लोजर में होती है, उसका कंसोलिडेशन में पढ़ाते हुए 3 केसेस बैलेंस शीट में बनाए थे, 3 इनकम स्टेटमेंट में बनाए थे। लेकिन उसमें एक मिजाज बताया था आपको कि आईएफआरएस 3 का मिजाज ये है कि जो एक्विजिशन डेट पे, अच्छा एक्विजिशन डेट पे वो एस की बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी, ये मैं कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, तभी तो ये एडजस्टमेंट है कंटिंजेंट लायबिलिटी की। तो उसमें मैंने आपको आईएफआरएस 3 का मिजाज ये बताया था कि आईएफआरएस 3 ये कह रहा है कि एक बार आपने जो एक्विजिशन डेट पे इसकी वैल्यू लगा ली, वो कम ना करें जब तक के सेटल ना हो। तभी हम लोग जब आज एस रिकॉर्ड कर चुका होता है तो उसमें से लोअर वाली फिगर निकाल देते हैं, कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स बैलेंस शीट की। एक केस था कि एस ने आज तक कुछ नहीं किया, तो हम एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू गुडविल में लाते हैं और लायबिलिटीज में ले जाते हैं। फिर एक केस था कि एस ने रिकॉर्ड किया है लेकिन एक डिफरेंट अमाउंट से, तो वो फिर हम लोग जो हायर अमाउंट है उसको रखते हैं। यानी कॉन्सेप्ट यह है कि जितनी एक्विजिशन डेट पे सोची थी, जिस खामी के साथ एस को खरीदा था, अगर वो खामी अब भी कायम है तो जितनी एक्विजिशन डेट पे सोची थी उससे कम ना कर लें। बढ़ रही है तो बढ़ा लें, कम ना करें अनलेस के सेटल हो गई हो। अब इस सवाल में वो जो मैंने केसेस बनाए थे उनमें से तो मैं इसको नहीं जस्टिफाई कर पा रहा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हैं तो उसका आंसर बना लेंगे। एक्विजिशन डेट पे एक
फेयर वैल्यू कंटिंजेंट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू थी 50 और ये एफएल की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 3, एक्विजिशन ऑफ एफएल की बात हो रही है। उन्होंने अपनी बुक्स में एक 70 मिलियन की कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज की हुई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जबकि डायरेक्टर्स के मुताबिक इसका बेस्ट एस्टीमेट 50 था। तो एक्विजिशन डेट पे हो गई है 50, यहां से ये हो जाएगी एडजस्ट, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी 50 को यहां ऐड लेस लेस। अच्छा, भूल भाल गए होंगे आप ना, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी वाली एडजस्टमेंट पे आए जिसमें मैंने 3 केसेस बनाए थे, उनको सामने रख के फिर इसको सॉल्व करते हैं। 70 तो डिस्क्लोजर की अमाउंट है ना, हमने तो फेयर वैल्यू लेनी है जो बेस्ट अंदाजा है। ये एडजस्टमेंट्स कौन कर रहा है, कंसोलिडेशन कौन कर रहा है? ग्रुप वाला, तो ग्रुप वाला ही करेगा। सब्सिडी देखें, जब चीज करनी होती है ना सिर्फ डिस्क्लोज, जब सिर्फ डिस्क्लोज ही करनी होती है तो फिर तो जितने मर्जी तुक्के लगाएं। तो उन्होंने खुल डुल के कहा 70 मिलियन, डिस्क्लोज ही तो करना था, तो इसलिए उन्होंने इस पे ज्यादा मेहनत नहीं की होगी। उन्होंने तो बल्कि यह कह दिया होगा कि 70 मिलियन का केस हुआ है बस। लेकिन जब उसको अकाउंट फॉर करना है फिर तो बेस्ट अंदाजा लगता है। ये तो बचपन में जो IAS 37 पढ़ा है, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, कंसोलिडेशन तो बाद में बात करता हूं, कि जब कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करना होता है तो उसमें तो बस सिर्फ बता रहे होते हैं कि इतने का केस है, ये हमारे खिलाफ केस हुआ हुआ, फैसला हो सकता है जी, लेकिन बस हम बता रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं कर रहे। लेकिन जब प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होती है तो फिर बेस्ट एस्टीमेट लिया जाता है, और अगर वैरायटी ऑफ एस्टीमेट्स हो तो कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी ले ली जाती है। तो चूंकि उन्होंने सिर्फ डिस्क्लोज करना था तो उन्होंने तो खुल डुल के 70 मिलियन कह दिया। ग्रुप है जिसने ये एडजस्ट करना है तो वो तो अपने लॉयर का बेस्ट एस्टीमेट लेगा, तो इसलिए 50, 70 नहीं, 50। ओके, 50 ईयर एंड तक। कंपनी का जो लीगल एडवाइजर है इस वजह से हो सकता है ये मेरे एक्सपेक्टेशन ना हो। मतलब ये उसका जो कंपनी है ये उसका लीगल एडवाइजर क्या रहना एएन का कह रहा है वैसे। हाँ, तो उस वक्त हमने क्या में पढ़ा था क्योंकि ये उसका लीगल एडवाइजर क्या है, इसलिए इसे हम इंटरनल एविडेंस के तौर पे देखते हैं, तो इसे हम अपना एक्सपर्ट को लेके जाएंगे, जो वैल्यू वो देगा तो वो वैल्यू लिखेगा, नहीं तो जो मैक्सिमम अमाउंट है कैफ में कहाँ ऐसा, किस सवाल में ऐसा? कंसोलिडेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो बेस्ट एस्टीमेट निकालने की बात होगी ना, IAS 37, कंसोलिडेशन नहीं, वो तो IAS 37 की बात हो रही है कि बेस्ट एस्टीमेट कौन सा सही है। अब उस बेस्ट एस्टीमेट के लगाने में ना IAS ने कुछ कहा नहीं है कि बेस्ट एस्टीमेट कैसे कैलकुलेट करना है। IAS ने तो बस कुछ गाइडेंस दी है, वो तो मैनेजमेंट ने देखना होता है बेस्ट एस्टीमेट क्या है। हो सकता है सर ने एक सिनेरियो बना के आपको बता दियो कि अगर दो तरफ से हमें अंदाजे मिल रहे हैं तो हम ज्यादा वाला अंदाजा ले लें। हो सकता है उन्होंने एक सिनेरियो बनाया। देखो IAS 37 के जो सवाल है ना, उसमें IAS 37 ने नहीं कहा हुआ कि बेस्ट एस्टीमेट ऐसे लगना है, उसने तो कहा है कि आप देख लें, जो बेस्ट अंदाजा है वो ले लें। अब उसमें सवाल में किसी भी तरह से टेस्टिंग हो सकती है। हो सकता है सर ने कोई सिनेरियो क्रिएट किया हो आप लोगों को समझाने के लिए, वो सर ने कोई रूल नहीं बनाया होगा कि हायर अमाउंट लेनी है। वो सर ने वैसे समझाते हुए एक मिसाल बनाई होगी कि फर्ज करें हमारा लॉयर ये कह रहा है, उनका लॉयर ये कह रहा है, तो हम उस पर यकीन नहीं कर रहे, उस फलाने पे यकीन कर रहे हैं। वो उन्होंने शायद इस तरह की कोई सवाल की सिचुएशन बनाई हो, ये रूल नहीं बताया होगा कि हायर अमाउंट लेनी है, वो सिर्फ सवाल में एक सिनेरियो बनाया होगा उन्होंने। तो अब कंसोलिडेशन के अंदर करते हुए ये जो उन्होंने अमाउंट डिस्क्लोज की थी, तो डिस्क्लोज करते हुए कुछ ज्यादा मोहतात होने की जरूरत भी नहीं है, उन्होंने तो सारी अमाउंट बता दी होगी। लेकिन अब हमने इसको अकाउंट फॉर करना है, तो इसलिए जब हमारा लीगल एडवाइजर कह रहा है कि उसका जो एस्टिमेटेड है क्लेम वो 50 है, तो हम तो 50 ही लेंगे। अरे यार पहले इसको तो कामयाबी से पूरा कर लें। अच्छा, आपको मैंने कहा एहतियातन आप ना वो पेज खोल लें, क्योंकि भूल भाल गए होते हैं चीजें। तो पेज नंबर बताइएगा, पेज नंबर 7, चैप्टर में पेज नंबर 7। जी, चैप्टर में पेज नंबर 7। इसमें केस 1 ये था कि ऑब्लिगेशन ईयर एंड पे अभी भी मौजूद है और एस ने अभी तक कुछ नहीं किया। बजाहिर तो ये वाला केस ही है, क्योंकि ईयर एंड तक अभी भी इन्होंने सिर्फ डिस्क्लोज ही किया हुआ है।
ना ये सेटल हुई है और ना उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया है, तो है तो ये उस मेरे नोट्स में से केस 1। ठीक है, तो केस 1 पहचानने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बताएं। सेटल नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि लिखा हुआ है कि डेट ऑफ ऑथराइजेशन एफएल की इतनी है और उन्होंने इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज किया हुआ है, तो नहीं हुआ सेटल अभी तक। और कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज किया हुआ है तो अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं किया। अगर ये वाली जो इससे ऊपर वाला सेंटेंस है, हाउएवर वाला, ये ना लिखा होता तो हम क्या करते? केस 1 क्या करते बताएं? यहां पर यहां लेस करते। अच्छा, ये भी नोट ना करिएगा, और यहां पर हम 50 ऐड कर देते। वो 2 कदम आगे निकलेगा था। डायरेक्शन ठीक थी मेरी, 2 स्टेप आगे हो गए थे। यहां ऐड करते और यहां से माइनस करते। केस 1 है, ये बात ठीक है। अब इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है इसका, अगर आप वो कॉन्सेप्ट लगाएं तो फिर आप इसको हैंडल सही कर पाएंगे। However, it was actually settled on 15 फरवरी 2018 एट 40 मिलियन। अब इसने ये जो अगला जुमला लिखा, ये स्टूडेंट्स को उसने IAS 10 तो टेस्ट किया, लेकिन इस वक्त ये कंसोलिडेशन कौन कर रहा है? AL। और ये अभी कंसोलिडेशन हो रही है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो 10 फरवरी और 15 फरवरी से तो यकीनन हम आगे बढ़ चुके हुए हैं। क्यों? नहीं, ये सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं और 15 तारीख गुजर गई हुई है, अभी भी हम इसको बना ही रहे हैं, तो हम 15 फरवरी से आगे आ गए होंगे। लेकिन एफएल 10 फरवरी भी मामला क्लोज कर चुका था। अगर एफएल ने भी 15 फरवरी के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होती तो एफएल जरूर 40 मिलियन की प्रोविजन बना लेता, क्योंकि उसके IAS 10 फेज के अंदर एक केस सेटल हो रहा है। तो IAS 37 अगर पहले नहीं भी लग रहा था कि पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन विद इन IAS 10 फेज वो हो गया सेटल, तो एडजस्टिंग इवेंट है, तो यकीनन एफएल इसको अपनी बुक्स में प्रोविजन बना चुका होता। चलो एफएल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो नॉन एडजस्टिंग सही, लेकिन एएल जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है उसको तो नजर आ गया है ना। तो जब नजर आ गया है कि ये 40 पे एक्चुअली सेटल हो रहा है, तो इसको यहां हम लायबिलिटी में 50 दिखाएं? नहीं, यहां 40 दिखाएंगे। अब ये मैं केस में लिखता तो उसमें मैं मजीद कॉम्प्लिकेटेड कर देता चीज कि अच्छा अगर एडजस्टिंग इवेंट हो तो कर लेना एडजस्ट। जो नोट्स लिखे होते हैं ना, वो मोस्टली जनरल सिनेरियोस को कवर करके लिखे होते हैं। हर सवाल में आई चीज को मुश्किल हो जाता है हैंडल करना, वो नोट्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो अब ये चीज मैंने आपको समझाया भी कॉन्सेप्ट इसलिए था कि अब हम इसको 40 कर देंगे, क्योंकि अब नजर आ रहा है कि सेटल हो गया। अब बताएं क्या एडजस्टमेंट होगा? अब 10 को एक इनकम के तौर पे लेना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त लगता था कि 50 है, अब उसको 40 कर रहे हैं, तो ये तो बचत है। तो इसको 10 को हम, किसकी है ये? एफएल की है ना, तो एफएल के लिए ये एक इनकम बन जाएगी। जी पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें, और इसमें अगर कोई बात नहीं समझ आई तो पास्ट में वैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी पे पूरी क्लास लगा दी थी मैंने 2 दफा, इसलिए आगे बढ़ें जल्दी जल्दी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 डन, पॉइंट नंबर 3 डन, पॉइंट नंबर 4। अच्छा, ये एक अच्छा पॉइंट है, और ये मैंने ना इसकी अंग्रेजी भी बना के, वो जो बेसिक में अदर एडजस्टमेंट लिखी हुई है ना मैंने, जो मैंने कहा था सवालों के साथ साथ समझाऊंगा, तो मैंने इसके ऊपर एडजस्टमेंट बना दी कि लिख दी थी वहां। पॉइंट बहरहाल अच्छा है ये, और ये पॉइंट जो है इसे मिलता जुलता पॉइंट, और 17 में भी टेस्ट हुआ था और रिसेंटली भी इससे मिलता जुलता पॉइंट टेस्ट हुआ है। IAS 40 पहली क्लास की बात है, मैंने ना कैफ लेवल की रिवीजन समेटी थी, लपेटी थी। नहीं, मेरे ख्याल में उसमें मैंने ये बात नहीं की। चलो खैर है, अब सीख लेते हैं। कंसोलिडेशन का आप लोगों को बहुत सारा आइडिया हो गया, इतने दिन लगा दिए इसके ऊपर, चीते बन गए बाप चीतियां भी। अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को बिल्डिंग किराए पे दी है, पी और एस की बात कर रहा हूं, तो पी ने या एस ने दूसरे को किराए पे दी है, तो एक के लिए तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। बिल्डिंग किराए पे देना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन वो ग्रुप के अंदर ही मौजूद है बिल्डिंग, और ग्रुप अपनी ही ओन्ड बिल्डिंग को यूज कर रहा है। देखें, पी की ओन्ड बिल्डिंग है
और पी ने वो एस को किराए पे दी है, या जो भी है एस की ओन्ड है उसने पी को किराए पे दी है, तो एक जो बिल्डिंग का मालिक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, पीपी है। क्यों? क्योंकि ग्रुप की बिल्डिंग ग्रुप में यूज हो रही है। तो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग हो चुकी हुई है ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है ही नहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीपी है। तो जो IAS 40 की अकाउंटिंग हुई है वो रिप्लेस हो जाएगी IAS 16 की अकाउंटिंग से। इसको हम इंटरकंपनी एलिमिनेशन नहीं बोलेंगे, यानी एक ने रेंट इनकम बनाई होगी, दूसरे ने रेंट एक्सपेंस बनाया होगा। इस सवाल में है कि नहीं है वो मैं आपको ना ट्रांजैक्शन समझा रहा हूं। अगर एक ने दूसरे को किराए पे दिया हुआ है, मैं आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात समझा रहा हूं। जरूरी नहीं कि इस सवाल में यही चीज है जो बता रहा हूं मैं आपको, ये क्योंकि मल्टीपल सवालों में बात टेस्ट हुई है तो मैं आपको सिर्फ इस ट्रांजैक्शन की तरफ ला रहा हूं। इसमें शायद थोड़ा डिफरेंट हुआ है, लेकिन मैं आपको वैसे एक ट्रांजैक्शन बता रहा हूं कि अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक बिल्डिंग किराए पे दी है तो उसके अपने लिए तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से पीपी है। तो उसमें IAS 40 वाली अकाउंटिंग रिप्लेस करके IAS 16 वाली लानी पड़ेगी। तो इस तरह से ये चीज मल्टीपल टाइम्स हुई है टेस्ट। ये बात समझ आती है? ठीक है, चलें अब इस सवाल की एडजस्टमेंट पे आते हैं। इस सवाल में हुआ ये कि मैं फिर बता रहा हूं, ये मैं इस सवाल की एडजस्टमेंट नहीं बता रहा था, मैं आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एक बात बोल रहा था। इस सवाल की एडजस्टमेंट बताता हूं। AL यानी पेरेंट, इसने 1 जुलाई 17 को अपनी एक बिल्डिंग BL को बेची और BL ने वो आगे किराए पे दे दी। तो ML कौन है? नहीं, मंकी लिमिटेड तो है, वो कौन है? वो होगा कोई बाहर का ही बंदा। तो इस ट्रांजैक्शन में हुआ यह है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को बिल्डिंग बेची है और अब उस दूसरी कंपनी ने बिल्डिंग आगे किराए पे दे दी है। तो जिसने बेची उसकी पीपी थी और जिसने आगे किराए पे दी उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। हां, मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बीच में आई थी तो मैंने वैसे ही एक ट्रांजैक्शन बोली थी, मैंने इस सवाल की ट्रांजैक्शन नहीं बताई थी आपको वहां खड़े होकर। ठीक है, ये ना हो कि आप कहें जी वो सर तो कुछ और बता रहे थे, यहां कुछ और है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वर्ड बीच में आया था तो मैंने एक ट्रांजैक्शन बोली थी, और इस अंदाज से कि आपको आइडिया होगा कि ग्रुप ही यूज कर रही है तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। इस सवाल की नहीं बात की थी मैंने, क्लियर? इस सवाल की मैं बात नहीं कर रहा था, ये उलट नहीं हो रही है बात, मैंने वैसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट बोल दी थी। अच्छा, अब इस सवाल में ये हो रहा है कि बिल्डिंग बेची गई है प्रॉफिट पे, तो यूआरपी है ना, एक ने बिल्डिंग दूसरे को बेची है प्रॉफिट पे तो यूआरपी ना, यूआरपी। इन्वेंट्री पढ़ाते हुए एक बात की थी कि अगर यूआरपी है, मैं भी बता रहा हूं 30, और बायर ने इन्वेंट्री को राइट डाउन कर लिया हुआ है और वो इसको राइट डाउन, नहीं यूआरपी 30 था, वो उसको राइट डाउन कर चुका है 16 से, तो अब हम 30 का यूआरपी नहीं एडजस्ट करेंगे, 14 का करेंगे। इसी तरह से अगर ये इसको राइट डाउन कर चुका होता 34 से तो कुछ भी ना करते। ठीक है, इससे ये नहीं हो रहा कि प्रॉफिट तो गायब हो गया, नहीं, प्रॉफिट तो कमाया था, लेकिन इन्वेंट्री ऑलरेडी उस अमाउंट पे आ गई है कि अगर आप मजीद 30 लेस कर देंगे तो वो बिला वजह नीचे चली जाएगी। तो जो बेचा गया था उसमें जो यूआरपी था, उस यूआरपी को एडजस्ट करते हुए ये देखना पड़ रहा है कि इसकी वैल्यू में कोई चेंज तो नहीं ले आया हुआ बायर, ये देखना पड़ रहा है ना। अब इस सवाल का पॉइंट 3 समझाता हूं, पहले बताता हूं सवाल के पॉइंट 3 का दूसरा पैराग्राफ। ग्रुप की पॉलिसी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना, जबकि बीएल की पॉलिसी थी कॉस्ट मॉडल पे रखना। पहले मैं दूसरा पैराग्राफ सॉल्व कर रहा हूं, फिर पहला दोबारा बोलूंगा। ठीक है, पहले दूसरा सॉल्व कर लूं, फिर पहला बेहतर समझ आएगा। पॉइंट 4 का दूसरा पैराग्राफ, ग्रुप की पॉलिसी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल, जबकि सब्सिडरी की पॉलिसी है कॉस्ट मॉडल। तो किसकी बात माननी है? ग्रुप की। तो सब्सिडरी की अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर डिफरेंट हो तो सब्सिडरी की फिगर्स को ग्रुप के मुताबिक एडजस्ट कर दिया जाता है। तो पहले तो सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे ले आते हैं। क्या करें? मैं फिर बता रहा हूं, सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रख रहा है और ग्रुप कहता है फेयर वैल्यू मॉडल। तो मैं, अच्छा, चूंकि सब लोग जागे नहीं होते एक वक्त में, मैंने जो यहां खड़े होकर बात समझाई थी ना, वो इस सवाल की नहीं थी। वो वर्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आया था तो मुझे लगा कि एडजस्टमेंट आपसे जिक्र कर लेता हूं कि जबानी भी ये बात हो सकती है। ठीक है, ये सवाल की एडजस्टमेंट नहीं थी। इस सवाल में जो पॉइंट 4 में दूसरा पैराग्राफ है, पहले मैं वो डिस्कस कर रहा हूं।
तो ये सीखा हुआ है कि ग्रुप की पॉलिसीज डिफरेंट हो, सब्सिडरी की डिफरेंट हो, तो सब्सिडरी को ग्रुप के रंग में ढाल लेते होते हैं। तो सब्सिडरी की पॉलिसी कॉस्ट मॉडल वाली है, ग्रुप की फेयर वैल्यू मॉडल वाली है, तो कॉस्ट मॉडल खत्म कर देते हैं, फेयर वैल्यू मॉडल ले आते हैं। तो क्या क्या किया होगा इसने कॉस्ट मॉडल पे रखते हुए? डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, वो हम रिवर्स कर देते हैं। कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी सब्सिडरी ने? फर्स्ट जुलाई 17 से 6 महीने बनते हैं भाई, तो इसने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी वो रिवर्स कर देते हैं। ये हम एड बैक कर देते हैं, डेप्रिसिएशन रिवर्सल। इसने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी 50 पे, लाइफ 5 साल, लेकिन इनटू 6 महीने। ये 50 कहां से आया? इसने तो 50 की खरीदी थी ना, तो 50 के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो रिवर्स कर देते हैं। कितनी बनी है? 5। ये हम बात कर रहे हैं बीएल ओल्ड वाले की कि न्यू वाले की? न्यू वाले की ना, क्योंकि उस वक्त तक वो न्यू बन चुका हुआ है। ये 1 जुलाई 17 का वाकया है, तो वो तो 1 अप्रैल को न्यू बन गया था। तो इधर 5 हो जाएगा ऐड, यहां ऐड, और उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बुक वैल्यू पे रखी हुई है, डेप्रिसिएशन रिवर्स कर रहे हैं हम, एक्सपेंस भी वापस कर देते हैं और इधर भी 5 बढ़ा देते हैं। क्या ऐसे ही किया मैंने? अप्रैल में न्यू बन चुकी हुई है ना, नई बीएल 75% वाली वो अप्रैल में बन चुकी हुई है, तो ये जुलाई का वाकया है, तो मैंने इसलिए न्यू वाले में लिखा है। डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दी। अच्छा, अब ये 50 पे आ गई, फेयर वैल्यू मॉडल पे लेके जाना है, तो 8 का फेयर वैल्यू गेन आ गया, तो वो हो जाएगा इसमें ऐड फेयर वैल्यू गेन 58 माइनस 50, 8, और इधर ऐड ना ये मैंने 0.4 का दूसरा पैराग्राफ किया है। पांच और 8, ओके। अब पहला पैराग्राफ, एएल ने अपनी बिल्डिंग बेची थी और उस पर प्रॉफिट कमाया था, तो यूआरपी की एडजस्टमेंट, यूआरपी की एडजस्टमेंट सेलर के प्रॉफिट्स में से लेस और रेलिवेंट एसेट में से लेस, तो यूआरपी की एडजस्टमेंट करें कि ना करें? ना करें। क्यों? क्योंकि यूआरपी की एडजस्टमेंट ये होती कि एसेट, नहीं बात सिर्फ पीपी की नहीं है, इसलिए मैंने वर्ड पीपी नहीं बोला, मैंने कहा कि यूआरपी की एडजस्टमेंट सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस और रेलिवेंट एसेट से लेस। लेकिन अब यह काम करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम रेलिवेंट एसेट को नहीं छेड़ सकते, उसको 58 पे रख दिया हमने। फेयर वैल्यू मॉडल है, उसको हम 58 से नहीं हटा सकते, तो जब 58 से इसको हटा नहीं सकते तो फिर यूआरपी माइनस भी नहीं कर सकते। सेम वो जो मैं इन्वेंट्री वाली बात कर रहा था, इसलिए दफा करें यूआरपी, कोई जरूरत नहीं यूआरपी एडजस्ट करने की। वही इन्वेंट्री वाली बात जो मैंने भी की थी, तो चूंकि ये बायर की बुक्स में 58 अभी अभी किया हमने और उसको 58 से हमने नहीं छेड़ना क्योंकि ग्रुप की पॉलिसी फेयर वैल्यू मॉडल पे है, तो जब उसकी वैल्यू नहीं बदलनी तो उसमें से यूआरपी कहां से माइनस करें, इसलिए यूआरपी एडजस्ट नहीं होगा। फिर तो करते ना, लेकिन अगर एनआरवी राइट डाउन है यानी वो फेयर वैल्यू पे अपडेट हो चुका हुआ है तो फिर ना करते ना यूआरपी एडजस्ट। तो इसलिए चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल पे है और इसको, अच्छा बात यह नहीं है कि 58 पे ले गए, हो सकता है 40 पे ले आए होते, बात यह है कि वो फेयर वैल्यू पे हो गई है अपडेट, अब उसमें मजीद हम कुछ नहीं हिला, कुछ प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए यूआरपी की एडजस्टमेंट नहीं होगी। नहीं समझ आई? चले, जिनको नहीं समझ आई एक कोशिश और करते हैं। पेरेंट ने बिल्डिंग बेची थी तो यूआरपी बनती है और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती? पेरेंट की रिटेन अर्निंग से लेस और उधर रेलिवेंट एसेट से लेस। अब वो रेलिवेंट एसेट इसमें से कौन सा है? ये। अगर मैंने वहां से यूआरपी लेस कर दिया और यहां से यूआरपी लेस कर दिया तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 58 पे तो ना रही ना, हालांकि उसको तो 58 पे रखना है, फेयर वैल्यू मॉडल है, इसलिए जब यहां से लेस नहीं कर सकते तो फिर वहां से भी लेस नहीं करेंगे। अब आप एग्जाम में इसको
नहीं क्लिक तो चलो कर लेते हैं, उस वक्त कर ही लेते हैं क्लिक, लेकिन आप कम से कम अगर सोल्यूशन अपने पास नोट कर रहे हैं तो भी, नहीं तो मैंने पीछे तो लिखा ही हुआ है, यूआरपी की लाइन लिख जरूर दें लेकिन नीचे नोट दे दें, अपने लिए भी काम आएगा कि चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे है इसलिए यूआरपी की जरूरत नहीं है, इधर डैश मैंने वैसे लिखा भी हुआ है किताब के अंदर। ये मैंने पॉइंट 4 पूरा करा दिया आपको, और क्योंकि ये एक अच्छा पॉइंट था तो मैंने ना इसकी एडजस्टमेंट बना दी, पढ़ के देख लें, अगर काम की बात लगती है तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर दें। ये बात लिखी हुई है मैंने पेज नंबर 9, दूसरा वाला पॉइंट, नहीं तीसरा वाला, हाँ तीसरा वाला, यानी आखिरी लाइन पेज 9 पे। बेशक फेयर वैल्यू गेन होता है, लॉस होता है, चूंकि वो फेयर वैल्यू पे अपडेट होगी इसलिए उसकी वैल्यू को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, चले पॉइंट 4 तक। हाँ क्या क्या क्या, हाँ सेम ही आ जाएगा डेप्रिसिएशन रिवर्स किए बगैर भी। अगर आप, वो कह ये रहा है कि अगर आप डेप्रिसिएशन रिवर्स ना करें और आप कैरिंग अमाउंट से ही 58 का कंपैरिजन ले लें तो कैरिंग अमाउंट कितनी, तो निकालनी पड़ेगी ना, निकालनी तो पड़ेगी ना वो। तो ये तो आपने इतना सोचा कि हाँ ये तो ऐसे भी हो सकता था, वो तो ज्यादा, इससे ज्यादा सोच लिया ना, लेकिन ये तो फिर भी करना पड़ रहा होगा। 45 दी तो नहीं हुई, वो तो आप कैलकुलेट कर ही रहे हैं ना, तो ये सिस्टमैटिकली सोच कर लेंगे तो अच्छी बात है। कॉन्सेप्चुअली मैंने कहा IS 16 नहीं, कॉस्ट मॉडल, रिवर्स और फेयर वैल्यू मॉडल, तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की। पॉइंट नंबर 5, ये वो इंपेयरमेंट, तो इसको है नहीं, पॉइंट 5 तो ये आखिर में करते हैं। पॉइंट नंबर 6 ठीक है NCI है। पॉइंट नंबर 7, ये AL की बैलेंस शीट में एरर दिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट सब कंपनीज ने अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनाई होती हैं, अगर कोई एरर होगा तो बताया होगा। तो AL ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये फिगर गलत लिखी हुई है। और बस खत्म हो गया सवाल यार, बस। अच्छा इतने सारे कर लिए पास पेपर के सवाल, और होमवर्क तो पता नहीं करते थे कि नहीं करते थे, क्लास वर्क ही कर रहे हैं। तो कंसोलिडेशन की सिर पैर समझ भी आ रहा है कि ऊपर से ही जा रहा था, आसान है? नहीं वो तो मैं करा रहा होता हूँ बोर्ड पे इसलिए आपको आसान लग रहा है। हाँ ठीक है, तब सीख रहे थे ना पहली दफा, अभी भी क्यों भाई, आपका क्या सही है। लेकिन आपने जब इसकी एग्जाम की तैयारी करनी है ना, तो मैंने पहले भी शायद नसीहत की थी, आप पूरी रिपोर्टिंग को अलग रखें, कंसोलिडेशन को अलग रखें, जिसके सारे सवाल पूरे पूरे लिख लिख के सॉल्व करें, क्योंकि कंसोलिडेशन आ जाना एक अलग चैलेंज है और पेपर में सवाल टाइम पे कर लेना एक अलग चैलेंज है, क्योंकि आपने जब वर्किंग्स फैलाने की प्रैक्टिस ही नहीं की होती और पेपर में जब वर्किंग्स फैलाते हैं तो समेटी नहीं जाती। तो इसलिए कंसोलिडेशन लिख लिख के रोजाना का एक सवाल कम से कम वो अलहदा चलाएं और बाकी कोर्स एक तरफ, कंसोलिडेशन एक तरफ। वो आपने जब लिख लिख के टाइम बाउंड प्रैक्टिस की होगी ना, तो फिर ये अच्छा हो जाएगा पेपर में है? चलो गुड। अब ये C7 में पक्का पक्का 25 नंबर का सवाल है, कभी कभी 50 भी आए हुए हैं, बस जितने में हाथ प्रैक्टिस हो जाए सही। पॉइंट नंबर 7, अब चूंकि ये आप सब भूल भाल गए हैं तो मैं ही बताता हूं सारा। IS 19 की अकाउंटिंग ये होती थी कि एक होती है करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, और एक होती है नेट इंटरेस्ट कॉस्ट। ये बनते हैं एक्सपेंसेस। उसके बाद डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन भी एक चीज होती है, एक प्लान एसेट्स एक चीज होती है। उनकी मूवमेंट्स बनती हैं, रिकंसिलिएशन, उनमें बैलेंसिंग फिगर, ऑब्लिगेशन वाले पोर्शन में एक्चुअरियल गेन लॉस होता है, प्लान एसेट्स वाले पोर्शन के अंदर वो रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स होता है, और इनको हम OCI में लिखा करते हैं। और अगर एसेट सीलिंग की एडजस्टमेंट हो तो उसमें भी एक OCI चीज होती है, इसमें बहरहाल एसेट सीलिंग नहीं है।
फिर मुझे लगता है कि मैंने नेट करके सॉल्व करना भी शायद करके दिखाया था बोर्ड पे, कि आप ऑब्लिगेशन और प्लान एसेट्स अलग अलग कर रहे हो या नेट कर रहे हो। पक्की बात है, मुझे खुद नहीं पता, कराया था, करवाया था। चले मैं इसमें दोनों चीजें करके बता देता हूं। दोनों इसमें खैर कर नहीं सकते क्योंकि आपको प्लान एसेट्स और ऑब्लिगेशन अलग अलग दी नहीं हुई, इसलिए नेट ही करना पड़ेगा इसमें। तो हुआ क्या है, हुआ यह है कि आपको टेबल में डाटा बता तो दिया है, लेकिन कहा यह है कि इनको समझ नहीं आई इस साल में करना क्या है, और बस जो बेनिफिट्स पे किए या जो कंट्रीब्यूशंस पे की वो P&L में एक्सपेंस डाल दिया बस, और इनको कुछ समझ नहीं आई इन्होंने क्या करना है। सिर्फ कंट्रीब्यूशंस पेड या बेनिफिट्स पेड दोनों हैं पेमेंट्स ना, तो दोनों ही। तो ये जो दोनों पेमेंट्स हैं ये इन्होंने एक्सपेंस में डाल दी। और अब हम कर लेते हैं कि जो गलत कर लिया है वो चूंकि एक ही चीज थी उसको कर देते हैं स्ट्रेट रिवर्स, और नहीं नहीं सही नहीं बोला मैंने। ड्यूरिंग द ईयर क्या लिखा हुआ, पेमेंट्स मेड बाय एएल, कंट्रीब्यूशंस, बेनिफिट्स एएल नहीं देता। वो कौन देता है बेनिफिट्स? वो तो फंड देता है, बेनिफिट्स एएल नहीं पे करता होगा। IAS 19 डिफाइंड बेनिफिट प्लान एक अलग फंड बनाया होता है, उस फंड में से पैसे एम्प्लॉय को मिलते हैं। एम्प्लॉयर नहीं कैश क्रेडिट कर रहा होता, एम्प्लॉयर एंट्री करता है ऑब्लिगेशन डेबिट प्लान एसेट्स क्रेडिट, कैश उसकी जेब से नहीं जा रहा होता। तो ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट्स मेड बाय एएल, तो उसने पेमेंट कौन सी की है? सिर्फ कंट्रीब्यूशंस। तो 70 है जो उसने एक्सपेंस बना लिया, 55 नहीं, 55 नहीं। तो जो एक्सपेंस उसने गलत बना लिया वो रिवर्स कर देते हैं। अब ये बिल्कुल कागज साफ हो गया, अब जो सही है वो कर लेंगे। तो एक तो हम ऐड बैक कर देते हैं जो कंट्रीब्यूशंस पेड वो एक्सपेंस बना चुका 70, ये ऐड बैक कर देते हैं। अब सही वाली कैलकुलेशंस करते हैं। और सही वाली कैलकुलेशन ये होती है कि एक रिकंसिलिएशन बनती है और उसमें ओपनिंग बैलेंस जो कि दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, कहां दिया हुआ, ओपनिंग बैलेंस कहां दिया हुआ? ओपनिंग बैलेंस किधर है? वो तो प्लान एसेट का है। लायबिलिटी का किधर है ओपनिंग? किसको बैलेंस कर लें? लायबिलिटी और प्लान एसेट्स की मैंने अलग अलग रिकंसिलिएशन सॉल्यूशन में बनाई हुई। एक वैरायटी वो हो गई आपके पास, यहां मैं नेट बना देता हूं ताकि दोनों वैरायटियां हो। इस नेट का अभी नहीं, पीछे पीछे, इस नेट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? प्लान एसेट्स का ओपनिंग दिया हुआ है, नेट डिफाइंड बेनिफिट। मैंने पीछे ना सॉल्यूशन में, पीछे सॉल्यूशन ना देखें, मैंने सॉल्यूशन में प्लान एसेट्स और ऑब्लिगेशन दोनों को अलग अलग बनाया हुआ है, वो भी एक वैरायटी होगी। और मैं नेट सामने बोर्ड पे बना देता हूं। ओपनिंग बैलेंस कितना है नेट डिफाइंड ऑब्लिगेशन का? क्यों ना निकालें? कैसे पता एक्चुअल गेन लॉस कितना, या कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा ना, कुछ तो मिसिंग होगा। तो तेरा सारा टेबल दिया उसने, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा चले, मैंने लिख दिया, ढूंढे। नेट क्यों? लेकिन बैलेंस शीट पे तो ईयर एंड का बैलेंस नहीं आ रहा। बैलेंस शीट ईयर एंड की होती है, मैं कह रहा हूं ये ओपनिंग।
नेट वाली क्या बात बोल रहा हूं मैं, एक होती है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की रिकंसिलिएशन, एक होती है प्लान एसेट्स की रिकंसिलिएशन, और बैलेंस शीट में उनको नेट करके प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और रिकंसिलिएशन मैंने कही किसी सवाल में, शायद बोर्ड पे कराई थी किसी सवाल में, कि रिकंसिलिएशन नेट भी बन सकती है, जिसमें दोनों का ओपनिंग नेट करके लिखें, इंटरेस्ट उस नेट पे लगेगा, करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, सब कुछ इस नेट के अंदर ही आएगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस 25 लिख दिया मैंने। ये मैंने क्यों कहा कि ये ओपनिंग बैलेंस है? अच्छा 25 है कहां सवाल में? बैलेंस शीट में। तो इसको मैंने ओपनिंग क्यों कह दिया? उन्होंने की कोई नहीं अकाउंटिंग, सवाल में लिखा हुआ है कि उन्होंने कोई एडजस्टमेंट की ही नहीं है भाई। जो कुछ भी पे किया, एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट, इस अकाउंट के साथ जब शुरू की कोई नहीं किया, तो जो ओपनिंग था वही चलते चलते आके बैलेंस शीट में आ गया। तो ये जो बैलेंस शीट में नजर आ रहा है ये ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग है। इस पे लगा लेते हैं इंटरेस्ट 12%, 25 का 12%, 3। इसमें करंट सर्विस कॉस्ट ऐड होती है कितनी? 80। पास सर्विस कॉस्ट ऐड होती है, शायद नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है। कहां है पास सर्विस कॉस्ट? नहीं है। कंट्रीब्यूशंस पेड ऐड होता है, लेस होता है? नेट बना रहा हूं मैं, नेट बना रहा हूं, और ये नेट लायबिलिटी है, इग्नोर होता है। थोड़ा थोड़ा सा तो याद होगा जो टर्म्स बोल रहा हूं मैं, ठीक है? फॉर्मेट नहीं याद है, लेकिन जो टर्म्स बोल रहा हूं, एक होती है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, एक होते हैं प्लान एसेट्स। अगर दोनों की अलग अलग रिकंसिलिएशंस हो तो कंट्रीब्यूशंस पेड का ताल्लुक प्लान एसेट से है, ऑब्लिगेशन से नहीं है। प्लान एसेट्स में वो होती हैं ऐड। लेकिन अगर हम नेट बनाएं तो नेट का मतलब है ऑब्लिगेशन में से प्लान एसेट्स नेट हुए, प्लान एसेट्स माइनस है, तो नेगेटिव आए हुए, तो ये नेट लायबिलिटी चल रही है। तो कंट्रीब्यूशंस प्लान एसेट्स में ऐड होने थे, ये हम नेट चला रहे हैं, तो अभी माइनस हो जाएंगे, कंट्रीब्यूशन हो जाएंगी माइनस। वो तो है ना पीछे सोल्यूशन में, मैं दोनों वैरायटियां कह रहा हूं, मैंने पीछे अलग बनाया हुआ है। 70। एक बार ये पूरा बना दूं, फिर वो सोल्यूशन वाली भी देख लें, ताकि दोनों वैरायटियां सामने आ जाए। बेनिफिट्स पेड अगर होना अलग अलग, तो बेनिफिट्स पेड में से बेनिफिट्स पेड प्लान एसेट्स को भी कम कर रहे होते हैं, और चूंकि पे हो जाता है तो दोनों को कम कर रहे होते हैं। और अगर नेट बना दें तो इग्नोर हो जाएगा, तो बेनिफिट्स पेड नहीं लिखते। फिर उसके अलावा क्लोजिंग लिख के बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, और वो जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो 3 चीजें थी। एक ऑब्लिगेशन में बैलेंसिंग फिगर थी, एक्चुअल गेन लॉस, एक प्लान एसेट्स में बैलेंसिंग फिगर थी, रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स, और एक एसेट सीलिंग में एक एडजस्टमेंट थी, उसको मैंने सीलिंग एडजस्टमेंट कहा था। ये तीनों चीजें मिला के रीमेजरमेंट गेन लॉस कहलाती हैं, जो ओसीआई में जाती हैं। तो अब आपको उसने खुद बता दिया बस रीमेजरमेंट की फिगर गेन है कि लॉस है? गेन है। गेन का मतलब है कि लायबिलिटी बढ़ रही, कम हो रही? कम हो रही। तो ये इसलिए सारी मेहनत थी कि क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा कितना? 33। अब आप पीछे सॉल्यूशन में बाकी नहीं, सिर्फ ये वाली वर्किंग देख लें, वो मैंने तोड़ के बनाई हुई है। प्लान एसेट्स अलग कर दिया और डीबीओ अलग कर दिया, तो वो भी शक्ल देख लें, ये भी सामने शक्ल है, ये भी देख लें। और प्लान एसेट्स चूंकि ओपनिंग दिए हुए हैं, तो मैंने उनमें 25 ऐड किया, तो डीबीओ का ओपनिंग बन गया, क्योंकि नेट 25 है ना, तो 25 ऐड करके मैंने डीबीओ का ओपनिंग बना लिया। तो ये मैंने अलग अलग की भी वर्किंग शो कर दी। लेकिन अगर आप नेट सही कर रहे हैं तो बस ठीक है, ना करें अलग अलग है। ठीक, 2 बजे यार। अब इनमें से देखें कहां कहां सही, क्योंकि गलत किया हुआ था कि 70 को एक्सपेंस बनाया हुआ था, वो कर दिया हमने रिवर्स। अब बताएं क्या क्या सही सही कहां कहां लिखूं? करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट, ये दोनों एक्सपेंस हैं, और ये जो रीमेजरमेंट गेन है ये ओसीआई की चीज होती है, और इस ओसीआई की चीज को अदर रिजर्व में भी डाल सकते हैं,
मैंने तब आपको ना ये वहां पर शायद मुझे लगता है मैंने अंग्रेजी लिखी भी हुई है चैप्टर में कि इसको कहाँ लिखना है, पता नहीं लिखी हुई कि नहीं लिखी, भी देख लेता हूँ। हाँ, ये ना चैप्टर 3 के पेज 12 पे मैंने एक डब्बा बना के लिखा हुआ है ना, पेजेस पलटे थक जाएंगे, मेजबानी बता देता हूं। ये जो ओसीआई के आइटम्स हैं ये ओसीआई में ही रहती हैं, पी&एल में नहीं आती, लेकिन एंटिटी में ट्रांसफर विद इन इक्विटी। तो इसके लिए आपको शायद, मुझे लगता है शायद मैंने तब बोला था, नहीं तो अब बता देता हूं, तब बोला भी होगा तो कौन सा याद होना है कि मैंने ना कंपनीज की इनकम मैंने जब बहुत सारी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी हैं तो मैंने ये ओसीआई की जो रीमेजरमेंट गेन लॉस है ये मैंने कि अदर रिजर्व्स में नहीं देखे। तो उससे मैंने यही कंक्लूड किया कि प्रैक्टिकली और आईकैप के सॉल्यूशन में भी कि इनको रिटेन अर्निंग्स में ही डाल देते हैं, क्योंकि जब IAS 19 कह रहा है कि आप चाहें तो विद इन इक्विटी इनको इधर उधर कर दें, तो इधर उधर कहां कर दें, रिटेन अर्निंग में। बस पी&एल में नहीं आना, ओसीआई में आना है, लेकिन बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर बेशक उसको रिटेन अर्निंग्स के अंदर ही कर दें। तो इसलिए इसको अदर रिजर्व्स की बजाय रिटेन अर्निंग्स में भी डाल सकते हैं इन ओसीआई आइटम्स को। लेकिन अगर आप अदर रिजर्व में डाल देंगे तो वो भी सही है, गलत नहीं है, क्योंकि IAS ने कहा है कि कंपनी में ट्रांसफर विद इन द इक्विटी, और है चूंकि चीज ओसीआई की तो जाना तो उसने अदर रिजर्व में था, तो इसलिए आप उसको रिटेन अर्निंग में कर देंगे तो भी सही है, और इसके लिए अगर अदर रिजर्व बना देंगे तो भी सही है। तो रिटेन अर्निंग में डाल देते हैं या अदर रिजर्व में डाल दें, अदर रिजर्व एनी केस बनाना तो है सवाल में, है जी, कोई बात नहीं, वो तो सरप्लस ट्रांसफर भी होता तो वो भी बन जाता है। सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर नहीं करते तो वो भी तो बन जाता है, तो बन जाए। तो एक तो ये कि 3 और 85 ये एक्सपेंस बन जाएगा, लेस सर्विस कॉस्ट 3 और 85 88 ये एक्सपेंस बन जाएगा। और वो जो रीमेजरमेंट गेन है 10 का उसको भी रिटेन अर्निंग में लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, और अदर रिजर्व में लिख सकते हैं, क्योंकि अदर रिजर्व वैसे भी सवाल में आने हैं। क्यों आने हैं? क्योंकि छोटे एस से बड़ा एस बन रहा है, तो वो एडजस्टमेंट इन इक्विटी होती है, और वो आईकैप के सोल्यूशन में रिटेन अर्निंग में भी रही है, अदर रिजर्व में भी रही है। अभी रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर अदर रिजर्व में है, तो मैं तो वैसे भी आपको अदर रिजर्व में प्रेफर करवाता हूं, तो इसलिए अदर रिजर्व की वर्किंग तो मैंने नहीं केस बनाने वाले, तो वो वहां लिख लेंगे फिर। और अदर रिजर्व्स यहां अदर रिजर्व्स और NCI लाइन ऊपर नीचे हो गई, कोई मसला नहीं। गेन 10 मिलियन गेन है तो ऐड। प्रॉपर वर्किंग इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि एक ये चीज है और एक वो छोटे ऐसे बड़े ऐसे वाली एडजस्टमेंट है, तो उसकी तो वर्किंग करनी ही है। वो फिगर मैं इधर ब्रैकेट में लिख दूंगा। अच्छा, ये जरा रश मर गया, दोबारा देखें। जो पेरेंट ने एक्सपेंस गलत बनाया था मैंने वो रिवर्स कर दिया, फिर सही कैलकुलेशन की, और उससे जो जो चीजें सही रिकॉर्ड होनी है वो कर रहा हूं। ये 88 एक्सपेंस में, ये अदर रिजर्व में, और ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज में 25 आ रहा है उसको हम 33 कर देते हैं। ये पॉइंट नंबर 7 हो गया। अभी सवाल बाकी है मेरे दोस्त, अभी वो छोटे ऐसे बड़े ऐसे भी जाना है, ब्रेक करनी सवाल तो। चलिए क्वेश्चन पूरा करें ना, फिर उसके बाद बात करते हैं। और ये पॉइंट्स हो गए सारे पूरे। चलें चीजें समेटते हैं, फिर वो छोटे ऐसे बड़ी ऐसे वाली एडजस्टमेंट करते हैं। ये डब्बा बंद करें। इधर 4500 3600, तो जो
BL की NCI, अच्छा ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं पहली वाली यानी 65% वाली, तो NCI हो जाएगी 4500 का 35 कितनी 1575, और ये डबल एस है तो डबल एस है, इफेक्टिव वाली लगेगी। डायरेक्ट कोई है नहीं तो 60 का 75, इफेक्टिव होल्डिंग हो गई 60 का 75, कितना बना 45, तो इफेक्टिव NCI हो गई 55, तो NCI तो 50 से ऊपर निकल गई। कोई बात नहीं, ये इफेक्टिव परसेंटेज है कैलकुलेशंस के लिए। तो 3600 का 55%, 1980। गुडविल अरे हाँ, अभी एक और एडजस्टमेंट भी रहती है भाई, इंपेयरमेंट वाली। ये क्या बना 175 और ये 180 हो गया जी, ठीक है। अच्छा, अब जब सारी एडजस्टमेंट्स कर ली तो अब ये आखिर में काम करना होता है कि जब सब्सिडरी की रिकवरेबल बताइए। सब्सिडरी की रिकवरेबल अमाउंट पॉइंट नंबर 5। अब ये भी बहुत पुरानी हो गई बात। इसका तरीका ये बताया था कि सब्सिडरी के नेट एसेट्स की कैरिंग अमाउंट, जो एडजस्टमेंट्स डालनी है सिवाय इंटर कंपनी एलिमिनेशंस के, तो वो फिगर्स लें, गुडविल भी, और फिर रिकवरेबल से कंपेयर करें। तो आपने एडजस्टमेंट्स एफएल में तो बस ये एक ही की है, तो एफएल के नेट एसेट्स ले लेते हैं, एडजस्टमेंट्स डाल के, गुडविल लेके, और उसको फिर रिकवरेबल से कंपेयर कर लेते हैं। ये कर लेता हूं मैं यहां, कैरिंग अमाउंट। जो नेट एसेट्स उसके हैं वो कितने हैं, कब हो रही है ये टेस्टिंग, 31 दिसंबर 17। तो अभी एफएल बैलेंस शीट में कितने हैं नेट एसेट्स, सब्सिडरी की पूरी रिकवरेबल अमाउंट दी हो तो वो उसके नेट एसेट्स की, जो मैंने बोर्ड पे सवाल वो शुरू में कराया था बना के, उसमें मैंने सिर्फ पीपीई लिए थे, लिखा था मैंने सवाल में। अदरवाइज अगर सब्सिडरी की रिकवरेबल अमाउंट है तो मतलब उसके नेट एसेट्स की रिकवरेबल अमाउंट है। तो सब्सिडरी यानी एफएल, इसकी इस वक्त नेट एसेट्स की कैरिंग अमाउंट है कितनी, 3500, बैलेंस शीट में आ रही है 3500। इस 3500 में हमने कोई एडजस्टमेंट्स की हैं, एक ये की है और एक ये की है, यानी 40। अगर आपको सब्सिडरी की कैरिंग अमाउंट दी है, नहीं, सब्सिडरी की रिकवरेबल अमाउंट दी है, तो वो उसके नेट एसेट्स की रिकवरेबल अमाउंट है। ये वो इंपेयरमेंट पढ़ाते हुए बताई थी ये बात। तो ये उसके नेट एसेट्स की है, ये मैंने लिखी भी हुई है, चैप्टर के दूसरे पेज पे लिखी होगी शायद। नेट एसेट्स का मतलब है इक्विटी, तो जो इक्विटी बैलेंस शीट में है उसमें वो एडजस्टमेंट्स कर लें जो हमने सवाल में की हैं, गुडविल भी डाल लें, इंटर कंपनी एलिमिनेशंस के अलावा। चैप्टर में पेज दूसरा, चैप्टर में मैंने दूसरे ही पेज पे लिखी हुई है सारी बात। कंसोलिडेशन के बिल्कुल शुरू में दूसरा ही पेज, चैप्टर 12 है, दूसरा ही पेज, वो इंपेयरमेंट का एक बॉक्स बनाया हुआ है ऊपर, तो उसमें हमने कैरिंग अमाउंट लिखी हुई है, नेट एसेट्स, और सारी एडजस्टमेंट्स भी डाल लें और गुडविल भी लिख लें।
तो हमने क्या क्या एफएल में एडजस्टमेंट्स की हैं? एक ये गुडविल की वर्किंग में की है, एक ये की है, तो 40 हो गया ना। कम किया बढ़ा दिया, तो 40 कम किया। नेट एसेट्स में, एक्विजिशन डेट के ऊपर, और अदर रिजर्व और रिटेन अर्निंग में जो जो कंसोलिडेशन में एडजस्टमेंट्स की हैं वो भी डाल देंगे, सिवाय इंटरकंपनी एलिमिनेशंस के, और साथ गुडविल। लेकिन अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती तो जरूर वहां हम 180 लिख देते। ये प्रोपोर्शनेट पे है, तो यहां पर इस 180 को बढ़ाना पड़ेगा। ये 180 45% को रिफ्लेक्ट कर रही है। 45 में हम 400, तो कैरिंग अमाउंट हो गई 3860, और इसमें से माइनस रिकवरेबल 3700, तो लॉस आ गया 160 का। और गुडविल में गुंजाइश मौजूद है, तो बस गुडविल को ही चार्ज होगा। लेकिन चार्ज 160 नहीं होगा, चार्ज 140 नहीं 160 का 45% होगा। ये तब शायद सवाल भी पूछा था। हाँ, तो शायद यही कंक्लूड किया था ना। तो यहां से अब हम जब लॉस चार्ज करेंगे तो वो चार्ज हम 160 की बजाय उसका 45 करेंगे। 70 एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है, इसलिए यहां पी से लेस। मुझे लगता है कि क्लास खत्म करनी पड़ेगी, है? क्योंकि इस सवाल के बाद आपके दिमाग में इतनी कैपेसिटी नहीं बची कि मैं डिस्पोजल सिखाऊं, है? हाँ, मैं वही सोच रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद चलो पूरा कर लें फिर, क्योंकि भी छोटे ऐसे बड़ा ऐसे बनाना है। नहीं तो आई कैट तो जालिम नहीं है यार, है? हाँ है, लेकिन ये अब ऐसे ही है, ये अब ऐसे ही है। जो शुरू में को पुराने पुराने सवाल किए थे तो वो हल्के थे। नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अब आपने दिसंबर 19 अटेम्प्ट किया था जिन लोगों ने, इतना हैवी वो नहीं था। जून 19 मैंने क्लास में किया था, इतना हैवी वो नहीं था। और दिसंबर 20 तो खैर बहुत हैवी है, बहुत ही हैवी है दिसंबर 20। वह है भाई, कंसोलिडेशन है, हैवी है। गुडविल की वर्किंग पूरी हो गई। अब हम करते हैं छोटे ऐसे बड़ा एस। छोटे ऐसे बड़ा एस करने के लिए ये क्लोज करना पड़ेगा, है जी? गुडविल में लॉस चार्ज करते हुए, क्योंकि ये 160 जो लॉस है वो इस 400 के हिसाब से इसको 160 जाना है। सारा का सारा 160 180 को चार्ज करना तो इंसाफ नहीं है। देखें, हमने ना इस काम के लिए इसमें हवा भरी थी और फिर लॉस 160 निकला था। अब अगर ये हवा भरने वाली बात को छोड़ दें तो 160 किसको चार्ज होना चाहिए? गुडविल को। कितनी गुडविल? 400 है तो 160 उसको चार्ज होना चाहिए। तो 180 को तो नहीं ना 160 चार्ज होना चाहिए। दोबारा बोले। किसको टोटल अमाउंट क्यों चार्ज करते हैं? अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती तो फिर जो गुडविल यहां निकली होती वो 180 नहीं, वो ऑलरेडी शायद 400 निकली होती। तो फिर यहां पर जो आंसर निकलता है 160। अब आप 160 का कह रहे हैं कि क्या करते?
ये एडजस्टमेंट तो पहले किसी सवाल में नहीं आई। नहीं, इम्पेयरमेंट तो मैंने कहीं पिछले पहले सवाल में तो कहीं ये काम नहीं किया किसी पास पेपर में। चलो तसल्ली से सोच लेना क्या पूछ रहे हो, फिर दोबारा पूछ लेना। ठीक, ये गुडविल का किस्सा हो गया क्लोज। ये रहेगी 102 और ये 108। अच्छा, छोटे ऐसे बड़े एस पे जाने के लिए ना ये वाला कॉलम हमें बंद करना है। 299.5। ये मेरा ख्याल है काफी है, वो मिटा देता हूं। ये मिटा दूं। ये पीछे सोल्यूशन में नेट नहीं किया हुआ मैंने, ये नोट करना हो तो कर लीजिएगा। छोटे ऐसे बड़ा ऐसे और खरीद रहे हैं, एनसीआई कम हो रही है, डिक्रीज इन एनसीआई। इसका तरीका यह था कि जो एक्विजिशन वाली वैल्यू थी कितनी, ये हम बीएल को छोटे ऐसे बड़ा ऐसे कर रहे हैं, ये 1575। और ये जो उसने स्टूडेंट सजेशन दी थी ना, मैंने सोचा कि वो भी एक शक्ल करके दिखा देता हूं, अगर कंफ्यूजन हो तो अपने वाले तरीके से कर दूंगा। जो मैंने बताया था रिटेन अर्निंग्स 299.5, तरीका ये बताया था। ठीक है, अच्छा तरीका लगा मुझे कि उस दिन अगर एनसीआई की वर्किंग होती तो वो कैलकुलेट कर लें। उस दिन पुरानी एनसीआई वाली एनसीआई की वर्किंग कैलकुलेट कर लें। 4.83 1679। लेकिन अब इनमें कितनी कमी आ रही है, ये 35 थे, कमी कितनी आ रही है 10, तो डिक्रीज आ रही है 1679.83। ये 35 है तो 10 479 पॉइंट, और उनसे ये सब कितने में खरीद रहे हैं, कम पैसे दे रहे हैं तो गेन हो गया 39.95। और ये एडजस्टमेंट इन इक्विटी है जो इधर अदर रिजर्व्स में आती है। बस जी इतना सा सवाल था। एनसीआई की वर्किंग की भी जगह देख लेते हैं। एनसीआई हम नई निकालते हैं। एनसीआई सारी नई निकालते हैं 1125, और रिटेन अर्निंग भी पूरी सारी की सारी नई वाली, यानी $513.5, और दोनों मिला लें तो 299.5 प्लस 513.5 पूरे पे नई वाली। और ये मैं कर रहा हूं बीएल वाली एनसीआई
20 पॉइंट, सही थी बताना यार। और गुडविल की वर्किंग बता दूं हैं, सब बता दूं। उन्नीस सौ अस्सी, $140 नेगेटिव, $55 77 नेगेटिव। और एनसीए की वर्किंग में क्या आता है? डबल एस का सवाल है, माइनस वो जो इन्वेस्टमेंट का 25% लगा के माइनस, यानी 2400 का, ये याद रखना मसला है यार, 600। ये डबल एस वाला सवाल जो यहां से लेस, ये बन गया 72.25 और ये बन गया 1903 और पूरी एनसीआई बन गई। पूरी एनसीआई बन गई 2631.25। इसका 65 इधर आएगा, इसका 75 इधर आएगा और इसका 45 इधर आएगा। ये कॉलम टोटल रिटेन अर्निंग्स और ब्रैकेट बंद कर देंगे सारे, तो बैलेंस शीट इंशाल्लाह टैली है। कर ले तो नहीं, आप तो कुछ करें ना, आप टैली करें ना बैलेंस शीट। ये तो मैंने किया सारा। अच्छा, डिस्पोजल कराता हूं मैं फिर कल। अभी इसको खत्म करते हैं, आप इसको खत्म करें और अगर टाइम निकाल सकते हैं जो लोग भी करना चाहें, ये सवाल तो करें दोबारा। एक सवाल और बता देता, फिर नहीं करा ना आप, उसे 1 घंटा जो पढ़ना था बैठ के वो करें ना सवाल। नहीं घर जाएं आप, यहां क्या करना है बैठ के। पास पेपर्स के सवाल में, और ये ऑनलाइन वालों के लिए वैसे तो उनको खुद भी अंदाजा हो गया होगा, तो बस ये आज के दिन में ये एक ही क्लास रिकॉर्ड कराई है मैंने। इनमें आप कर लेंगे वैसे। चले मेरी तरफ से तो फारिग हो ना, आप करें ना करें। क्वेश्चन नंबर 18, पास पेपर्स में से क्वेश्चन नंबर 18 जो कि जून 16 अटेम्प्ट का सवाल है। $28 नंबर का सवाल। ओए होए होए,
पास पेपर्स वाले सेक्शन में पेज 20 पे क्वेश्चन नंबर 18 THL, ये जून 16 का सवाल है, ठीक है। SFP के सवाल आसान होते हैं, ज्यादा मेहनत असल में SFP में ही है, इसलिए ज्यादा टेस्टिंग SFP की ही हुई है। लास्ट टाइम वैसे चेंजेस इन इक्विटी और SOCI आई थी, तो अब SFP आ जाएगी, फिर इसका मतलब है। अच्छा, वो ये बल्कि इसमें से नहीं बताता, आज ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो आज यहाँ हमारे इलाके में 12 रबीउल अव्वल का दिन है, तो उस हवाले से एक दो बातें सुन लें। इस पे बाद में, उससे पहले एक बात हमारे आम लोगों के हवाले से, ये जो हम एक दूसरे की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कि बर्थडे, हैप्पी बर्थडे और खुशी के सालगिरह मुबारक, तो ये अच्छी बात है, बेकार बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, डिपेंड करता है, यानी कि उसके दुनिया में से फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, इस पर डिपेंड करता है। हाँ जी, हाँ हाँ, क्या तरीका? केक काटने में क्या हर्ज है? नहीं 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 नहीं, देखें, ये कहना ना कि भाई खुशी के मौके मिल रहे हैं तो क्या हर्ज है, आप मतलब क्या बुरा लगता है आपको अगर खुशी के मौके मिल रहे हैं? खुशी के जो मौके हैं ना, खुश होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस चीज को कह के सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये देखें कि क्या वो खुशी की बात है भी कि नहीं। जैसे अगर आपके रिश्तेदारों में किसी से नहीं बनती थी और जिससे नहीं बनती थी वो फौत हो गए, अब आप हर साल उनकी जब डेथ एनिवर्सरी आती है, आप लोग खुशियां मनाते हैं, आप कहते हैं वो हमारा जो दुश्मन था ना वो मर गया है, खुशियां मनाते हैं, हालांकि वो आपने दुश्मन बनाया था ना, अल्लाह ने रिश्तेदार बनाया था आपका, बस नहीं बनती थी। अब आपको लोग कहेंगे यार तुम्हारा वो रिश्तेदार था, फौत हुआ है, तुम खुशियां मना रहे हो, यार अगर हमने एक दिन रख लिया खुशी मनाने का तो तुम्हें क्या मसला है? ये जवाब ठीक है? भाई क्या है, अगर हम खुश हो लेते हैं एक दिन तो तुम्हें क्या लगता है? तो तुम्हें क्या मसला है? अगर हमने जिंदगी में, इतनी टेंशन वाली जिंदगी में वो खुशी वाला दिन बना ही लिया है, तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तो आप रोज खुश रहे, कौन मना कर रहा है आपको, रोज खुश रहे, लेकिन जो खुशी का रीजन आपने क्रिएट किया है वो गलत था। वो अगलों का अब्बा मर गया, आप खुशियां मना रहे हैं उसके ऊपर, तो खुश रहे, सारा दिन खुश रहे, सारा साल खुश रहे, कौन मना कर रहा है? लेकिन रीजन देखें क्या है। जैसे बात तो इससे डिफरेंट है, लेकिन हमारी कौम में एक बड़ी खुशी से एक रिवाज बनाया जाता है जिसको कहा जाता है वैलेंटाइंस डे, और उसको कहा जाता है कि मोहब्बत करने वालों का दिन है। और तुम्हारी सोच ही गंदी है, माँ बेटा भी तो मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, मतलब बाप और बच्चे भी तो मोहब्बत करते हैं, मियां बीवी भी तो मोहब्बत करते हैं, बहन भाई एक दूसरे को वैलेंटाइंस कह रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें क्या है? आप पूरा साल अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, मियां बीवी की सारी जिंदगी मोहब्बत से भरी हुई है, बहन भाई मोहब्बत करें आपस में, लेकिन आप इस वैलेंटाइंस डे को जो रीजन बना रहे हैं, देखें तो सही वैलेंटाइंस डे क्या है। इसी तरह से मैं अगर मेरे सुनने वालों में कोई ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं तो आपको अपने हमारे मजहब का अकीदा बता रहा हूं। हमारा ईमान यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही, जो वैसे तो सारे नबी हमारे लिए एक बराबर हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिक्र के एतबार से, मुकाम के एतबार से कुछ टॉप कह लें, टॉप 5 नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनमें से एक है, और ये भी उनके लिए एक बहुत प्रिविलेज वाली बात है कि वो दोबारा आएंगे, और वो जब दोबारा आएंगे तो वो इस उम्मत का हिस्सा बन के आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल दोबारा आएंगे, वो दजाल वाला फेज होगा सारा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बहुत ही टॉप रेटेड नबियों में से एक हैं, ये हमारा ईमान है। अब जब हम किसी दूसरे को कहते हैं हैप्पी क्रिसमस, कि चलो यार खुश हो रहे हैं, हम खुशियों में शामिल हो रहे हैं, तो क्या है? तो एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना और बात है, लेकिन जब आप उनकी खुशी वाले रीजन में जाके शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है
कि आप क्यों उस रीजन से इत्तेफाक कर रहे हैं। अगर हम किसी को हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं जाके, ये कहते हैं जी कि कोई बात नहीं, खुशी है ना, खुशी मना रहे हैं, ठीक है खुश हो लें, लेकिन वो जिस रीजन को मान के खुशी मना रहे हैं, अगर हम भी उनको उसी दिन पे जाके हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं, तो हम लोग इंप्लाइडली क्या कर रहे हैं, उनके उस रीजन से इत्तेफाक कर रहे हैं। ये गलत बात हो जाएगी। तो इसीलिए जिस चीज की खुशी बनाई जा रही है, इस पे एतराज नहीं है कि हम सब खुश हों, लेकिन जिस चीज को रीजन बना रहे हैं उसमें को खुशी की बात भी तो हो। बाय द वे, आज मैं 43 इयर्स का हो गया, मतलब मेरा आज बर्थडे है। देखो ना, फिर वही बात, चलो माशाल्लाह ही कहा, मुबारक नहीं कहा, ठीक है। देखो किस बात की ट्रीट। अच्छा अब देखें, अब मैं चूंकि अपनी मिसाल पे आ गया बर्थडे की वजह से, मेरा दुनिया में आना मेरी क्या अचीवमेंट है, इसमें मेरी क्या अचीवमेंट है। अल्लाह ने 2 जिंदगियों के जरिए मुझे दुनिया में भेजना था, अल्लाह ने भेज दिया। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना, ये मैं आपको हदीस का मफहूम बता रहा हूं। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। और काफिर के लिए जन्नत का वर्ड ये नहीं है कि काफिर के लिए कोई रिवॉर्ड वाली बात है। जन्नत में जाके क्या करेंगे हम, याशी करेंगे, जो दिल करेगा करेंगे, कि रूल्स फॉलो कर रहे होंगे। तो काफिर यही कर रहे होते हैं दुनिया के अंदर। तो इसलिए दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। अब आप बताएं कि एक इंसान जेल में आया है और उसके जो साथी हैं हर साल उसके लिए डे सेलिब्रेट करते हैं, मुबारक हो आप आज के दिन जेल में आए थे। वो जो 1 साल कम हो गया है, वो बाकी 1 साल रहता है, ये कैसे पता आपको? यानी अगर आप कहें कैद में से 1 साल कम हो गया है, तो वो 1 साल रिमेनिंग लाइफ का 1 साल ना, कितनी रिमेनिंग है? यानी वो या तो आप आए ना उस एंड डेट, अगर आपने उस कैदी की खुशी मनानी है ना, चलो अच्छी मिसाल दे दी आपने, खुद ही पकड़ेगा इस मिसाल पे, उसकी कैद में से 1 साल कम हो गया। अब आप अगर आप नहीं, अगर जेल में कोई है इंसान, उसके बाकी साथी खुशी मना रहे हैं, चलो यार तुम्हारी आजादी में बस 1 साल 2 साल 3 साल रह गए, वो कि ये 2-3 साल कैसे कैलकुलेट हो रहे होंगे? उसकी ज्वाइनिंग डेट से या एंड डेट से? एंड डेट से। तो क्या है हमारी एंड डेट दुनिया में? तो फिर हम कैसे कहें कि बस हमारी कैद के बस 2 साल रह गए, 1 साल कम हो गया, पता नहीं कल खत्म हो जाए। तो हमारा दुनिया में आना हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है। हमारी दुनिया में आने से क्या कह रहा था मैं, कैद खाने में आने से, इसमें हमारे लिए क्या खुशी की बात है? और ऊपर से हम जो 1-1 साल जिंदगी और बढ़ा रहे हैं, इसका नेगेटिव पहलू देखें, हम अपने गुनाहों में इजाफा कर रहे हैं। मजीद जिंदगी गुजरती जा रही है, हमारे गुनाहों में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि हमारी हरकतें ऐसी हैं। तो या तो मैंने 43 इयर्स के अंदर ऐसी कमाल जबरदस्त जिंदगी गुजारी हो कि हाँ मेरी नेकियों में 1 साल का पीरियड और ऐड हो गया, मेरी गंदी जिंदगी में 1 साल और ऐड हो गया। तो जिस बात पे खुशी मनाई जा रही है उसकी रीजन भी तो खुशी वाली हो ना। आप हर रोज खुशी मनाएं, लेकिन अगर चाचे की डेथ पे खुशी मना रहे हैं क्योंकि आपके दुश्मन थे, तो फिर आपको अगर कोई रोकेगा, शर्मिंदा करेगा, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि मैं यार खुशी जिंदगी मना रहा हूं, तो तुम्हें क्या मसला है? उसके रीजन में टेक्निकल गलती होगी। तो इसलिए, लेकिन खैर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैं इसमें आपको ये नहीं कहूंगा कि नहीं बर्थडे सेलिब्रेट करना हराम है। मैं तो हूं भी नहीं ये कहने वाला, मेरी तो एंटाइटलमेंट नहीं है कि मैं हलाल हराम कह सकूं, लेकिन मैंने आपको चीज समझाने की कोशिश की है। अच्छा अब आते हैं 12 रबीउल अव्वल। मेरे दुनिया में आने में और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे दुनिया में आने से पता नहीं उम्मत को कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए हैं, और सारी उम्मत, सारी मखलूक के लिए भेजे गए हैं। जिन्नों के लिए भी हैं, सूरह जिन, नबी जिन्नों के लिए भी हैं, सारी मखलूक के लिए नबी हैं। अब वो दुनिया में आए हैं, ये हमारे लिए अल्लाह का एक एहसान है। और अल्लाह ताला ने जो हमारे पे एहसान जताए हैं, उनमें से एक एहसान ये भी है कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी दुनिया में हमारे लिए भेजा है। तो ये वाकई ही खुशी की बात है। तो इसलिए अगर आप किसी खास मसलक से ताल्लुक रखते हैं और आप समझते हैं कि नहीं ये बिदअत है, हराम है, और अगर आप किसी ऐसे मसले से ताल्लुक रखते हैं कि आपकी जिंदगी की दुनिया की सबसे बड़ी खुशी ये है, और मेरे तो कुछ ऐसे भी इल्म में आए कि कुछ लोग इसमें नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, ईद की नमाज होती है ना जैसे, इसकी नमाज भी है। नई नई बात आई है मेरे इल्म में, लेकिन ये पहुंची है कि इसकी बाकायदा नमाज है। तो आप लोगों को बस सिर्फ नसीहत ये कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, नसीहत क्या अर्ज कर रहा हूं आपसे, कि इस चूंकि तारीख जुड़ जाती है, आप के साथ निस्बत बन जाती है, तो दिल में खुशी का एहसास जरूर होना चाहिए। एक मुसलमान के दिल में खुशी का एहसास जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत, इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत आप सबका दुनिया में आना है। तो एक खुशी का एहसास होना चाहिए कि हम एक ऐसी उम्मत का हिस्सा हैं जो अल्लाह ताला की महबूब तरीन हस्ती की उम्मत है। तो एक खुशी का एहसास होना चाहिए, लेकिन ना आप उन सेलिब्रेशंस में जाएं जो कल को पकड़ का बाइस बन जाए। जैसे मैं समनाबाद में रहता था, वहां पर 12 रबीउल अव्वल की रात को बाकायदा स्टेज बन के स्टेज पे डांस होता था, और कुछ इलाकों के अंदर पिछले साल की बात है वो हूरें भी बनाई गई थी। वो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, वो हूर बनी हुई थी, और वो हाँ वो था पता नहीं कौन से शहर का, कौन से इलाके का है, मुल्तान में
तो इस तरह की हरकतों में ना पड़े। लेकिन अगर आपके जानने वाले रिश्तेदार किसी खास मसले से ताल्लुक रखते हैं, उन पे फतवे ना लगाएं। बस अपने दिल के अंदर मोहब्बत का जज्बा जरूर रखें, एक रिकॉल जरूर करें कि अल्लाह ताला आपका बहुत शुक्र है, बस हमें ईमान पे मौत देना, ईमान पे कायम रखना। दूसरों को फायरिंग ना करें और अपनी हरकतें बुरी ना करें, लेकिन एक खुशी एटलीस्ट जरूर अंदर रखें। तो ये दो एक्सट्रीम्स में मैंने आपसे कहा था कि दोनों एक्सट्रीम, बस ये गुजारिश कर रहा था कि दूसरों को जन्नमी साबित ना करना शुरू कर दें और खुद ऐसी हरकतों में ना पढ़ना शुरू कर दें कि हम खुद उल्टे कामों में पड़ जाएं। लेकिन इस सारी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, एक मिसाल से समझाता हूं, कि अगर मैं अपने अब्बू का, बल्कि नहीं अल्लाह माफ करे मैं क्यों, कोई भी अपने अब्बू का शदीद नाफरमान हो, शदीद, वो कहते रह जाते हैं वो काम, ये सुनता ही ना हो और उनके सामने खुल खुल के नाफरमानियां करता हो, दुनिया के सामने ऐसी गंदी गंदी हरकतें करता हो कि लोग कहते हैं यार शर्म करो, तुम उनके बेटे हो, यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बाप के ताने देती हो दुनिया। लेकिन जब अब्बू की बर्थडे आती हो तो वो सब काम छोड़ छाड़ के अब्बू हैप्पी बर्थडे, अब्बू हैप्पी बर्थडे, और उस सेलिब्रेट करने को समझता हो कि चलो मैं आखिरकार अब्बू से मोहब्बत से सेलिब्रेट तो कर रहा हूं ना। आप खुद, चूंकि इंसान की मिसाल दी है मैंने, आप जरा खुद अब्बा जी के फ्रेम फेज में आके देखें तो उस क्यूट से बच्चे का हैप्पी बर्थडे करना आपको प्यारा लग रहा होगा है? चिपेड़े मारने का दिल करेगा कि सारी दुनिया के अंदर तू बाप की बेइज्जती करवा रहा है, बातें मेरी मानते नहीं हो, नाफरमानियां खुल के कर रहे हो, खुल के नाफरमानियां, और हैप्पी बर्थडे कह के समझते हो कि अब्बू मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। तो अब्बा जी को इस पे प्यार नहीं आना है। तो इसलिए यह सोचने वाली बात यह है कि सारी जिंदगी जो हम खुली नाफरमानियां कर रहे हैं, जरा वो तो सोचें कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे शादी ब्याह से लेके, फौतगियों से लेके, हमारा रोज उठना बैठना, सोना जागना, पढ़ाई करना, हमारे हराम किस्म के ताल्लुकात क्रिएट होना, जिसको हम सिर्फ फ्रेंड्स, यार जस्ट फ्रेंड्स, यू नो, यार जस्ट फ्रेंड्स, और वो नाम देना, फिर हमारी जो एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज हैं उनका जिस तरह से हम हिस्सा बन रहे होते हैं, हमारी कमाई में फर्क ही नहीं पड़ता कि हलाल क्या है हराम क्या है, उसका जब हिस्सा बन रहे होते हैं, तो ये जो खुली नाफरमानियां किए जा रहे हैं, उन सब नाफरमानियों के होते हुए ये सब खुशी मनाते हुए कम से कम अंदर एक शर्मिंदगी तो होनी चाहिए। तो इसलिए इसको एक तजदीद का दिन समझें कि चलो हो गई गलती, अल्लाह ताला से माफी मांगे हम सारे, और आइंदा से कोशिश करें कि अपनी नाफरमानियों को रिड्यूस करें, खत्म कर दें, बेस्ट है। लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम इंसान हैं और अल्लाह ताला की जितनी जो बनी आदम है, सारे बनी आदम जो है वो खताऊन है, खता करने वाले, ये हदीस का मफहूम बता रहा हूं। लेकिन उनमें से बेहतरीन वो हैं जो तव्वाबून है, जो तौबा करने वाले हैं। तो इसलिए खताएं हमसे होनी है, लेकिन बार बार तजदीद करना, अपनी बेहतरी की कोशिश करना, अपने गंदगियां लिस्ट डाउन करना, उनको एक एक करके छोड़ने की कोशिश करना, अच्छाइयां अपने में ऐड करने की कोशिश करना, तो उस कोशिश को ही चले आज से शुरुआत कर लेते हैं। तो इसलिए मैं समेत हम सब कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में आज से एक सही उम्मती होने का, और ऐसा उम्मती होने का आप इमेजिन करिए वो वक्त के हम हशर के मैदान में होंगे और आप सब के सामने लाइन लगी होगी आबे कौसर पीने के लिए, और एक उम्मती को पिलाने लगेंगे और फरिश्ते रोक लेंगे कि नहीं ये नहीं है आपका उम्मती सही। मैं उसका मफहूम बता रहा हूं, हमारे साथ वो ना हो जाए यार, जब हम लोग लाइन में हैं और आप सिर्फ हमें देख के मुंह फेर लें, तो ये वक्त ना आए हमारे ऊपर। तो इसलिए अपनी जिंदगी पे हम सब नजर दौड़ाएं और कोशिश करें कि आज से अभी ठीक है मैं खत्म कर रहा हूँ क्लास, जोर पढ़ के चलते हैं, और अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जो गंदगियां गुजारी हैं आज तक उस पर तौबा करके और अब से इसमें अच्छी चीजें ऐड करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।